दोनों पक्ष आपके श्रोताओं को जरूर मिलने चाहिए। सबसे पहले तो आपने कर्नाटक की चर्चा की। असली में दीपक जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक संविधान और कानून है और 132 करोड़ लोगों के लिए एक और संविधान और कानून है। अगर हम तो पोस्ट पोल कोएलिशन कर्नाटक में कर लें तो हमारा तो सत्तालोलुप गठबंधन हो गया, परंतु आपके भी बता देते अच्छा रहता। गोवा में 40 विधायकों की विधानसभा में 12 विधायक जीत कर आए, बाद में एक आया 13 हो गए। तो 13 विधायकों से आपने कैसे सरकार बना ली पोस्ट पोल कोएलिशन में, जबकि हमारे पास 17 थे और 21 में सरकार बनती थी। हमको तो नहीं बुलाया। अब और अगला प्रांत ले लीजिए, अच्छा मेघालय, गोवा और कर्नाटक। नहीं, मेघालय आपके 2 विधायक आए 60 की विधानसभा में, हमारे 28 आए। सरकार आपकी है, पोस्ट पोल कोएलिशन में बना ली। 2 विधायकों के साथ भी कभी आपने सुना है पोस्ट पोल कोएलिशन में सरकार? तो आप तो पोस्ट पोल कोएलिशन में सरकार बनाएं तो देश के संविधान के अनुरूप है, परंतु अगर हम पोस्ट पोल कोएलिशन में सरकार बनाएं तो वो सत्ता लोलुपता है। पर मैं आपको ये जरूर कहूंगा, क्योंकि शेरो शायरी में मैं इनसे हमेशा सीखता हूं कि, और इन्होंने क्या सीखे अभी तक मुझे बताइए ना। अच्छी बातें सीखता हूं, इनके पास बहुत अच्छा ज्ञान भी है। शेरो शायरी सुने तो मैं इन्हें सिर्फ ये कहूंगा, आपने कहा था ना सितारों के आगे जहां कुछ और भी हैं, तो मैं इन्हें कहूंगा डॉक्टर साहब, हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चलेंगे रास्ता बन जाएगा। और आपने दलितों और आदिवासियों की बात की, बड़ा अच्छा कहा। आरएसएस का फला संगठन है, आरएसएस का फला संगठन है, मुझे मालूम नहीं कौन सा है। मुझे एक बड़ी सीधी बात पता है, क्योंकि मैं तो किसान हूं पेशे से, इसलिए ज्यादा कहानी नहीं पता। एससी सब प्लान दलवई कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक हमने लागू की थी। पहला काम, और उसका पर्पज ये था कि जो देश के अनुसूचित जाति के लोग हैं उनको बजट का हिस्सा मिले। पहला काम जो किया मोदी जी ने, एससी सब प्लान को खत्म कर दिया। एससी सब प्लान को भी खत्म कर दिया, यानी अब कोई अनिवार्य नहीं कि इतना पैसा आदिवासियों और अनुसूचित जातियों के लिए देना है, छोड़ दीजिए वो भी। ये बताइए, ऊना में दलितों को नंगा खड़ा करके डंडे कौन मार रहा था? आपकी सरकार में। ये भी बताइए, मध्य प्रदेश में गरीब दलित और अनुसूचित जाति की छाती पर एससी और एसटी आप क्यों लिख रहे थे? ये भी बताइए, हैदराबाद में रोहित वेमुला जो के लिए आपके 2 मंत्रियों ने मजबूर क्यों किया था, और उसके बाद अप्पा राव नाम के उस वाइस चांसलर को प्रधानमंत्री ने इनाम क्यों दिया था? ये भी बता देते कि आपके मंत्री ने फरीदाबाद में जब दलितों के बच्चे जलकर मर गए तो उनको कुत्ते की पिल्ले की संज्ञा क्यों दी थी, और उसे मोदी जी ने हटाया क्यों नहीं? ये भी बता देते कि जब एक महिला के साथ बलात्कार होता है उन्नाव में, तो उस विधायक को आदित्यनाथ जी क्यों प्रोटेक्ट करते हैं? आदिवासियों की आपने बात की। ये भी बता देते कि आदिवासियों के जो उपज है उसके लिए एमएसपी जो कांग्रेस ने फिक्स किया था, उसके दाम आपने 25% क्यों कम कर दिए? आपकी सरकार को बढ़ाने चाहिए थे। ये भी बता देते कि आदिवासियों को जो पट्टे का, यानी जल जंगल जमीन पे फॉरेस्ट प्रोड्यूस एक्ट बनाकर हमने अधिकार दिया था, इस देश में 54% पट्टे जो आदिवासियों ने सबमिट किए वो आपकी सरकार ने खारिज कर दिए। इस देश के दलितों को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को आज ये लगने लगा है कि वो सेकंड क्लास सिटीजन है, उनका इस देश की संपदा पर, इस देश के संविधान और कानून पर अधिकार नहीं। क्या इस देश में 2 संविधान और 2 कानून चलेंगे? एक आम जनमानस के लिए, मेरे और आपके लिए डॉक्टर साहब, और एक दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए? क्या वो सेकंड क्लास सिटीजन हो सकते हैं? इसलिए ऐसा मत करिए। इस देश का किसान आज आत्महत्या की ड्योढ़ी पर खड़ा है। मोदी जी और आपके आदरणीय वित्त मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री अब, क्योंकि वो आजकल सेहत सही नहीं, वो कहते हैं कि किसान के लिए उनके पास पैसा नहीं 2 लाख करोड़, पर आप 12 उद्योगपतियों का 2,41,000 करोड़ कर्जा माफ कर देते हैं। तो इस देश के 62 करोड़ किसान के लिए 2 लाख करोड़ नहीं, परंतु इस देश के 12 उद्योगपतियों के लिए 2,41,000 करोड़। ये कौन सा न्याय है? इस देश में अगर किसान का, दलित का, आदिवासी का बहुमत है तो उन्हें सेकंड क्लास सिटीजन के तौर पर मत ट्रीट कीजिए।